मेरे ख्याल में अब ये बेहतर हो गया। ओके, सो दिस इज द असाइनमेंट जो कि मैं आपको दे रहा हूँ ऑन बाइलीनियर इंटरपोलेशन। दिस इज द असाइनमेंट जो मैं आपको दे रहा हूँ ऑन, दिस इज ऑन बाइलीनियर, दिस इज ऑन ट्रांसफॉर्मेशंस, इमेज ट्रांसफॉर्मेशन, इमेज वॉर्पिंग। और इमेज वॉर्पिंग हम कैसे करेंगे? यूजिंग बाइलीनियर इंटरपोलेशन, और इसको आपने इम्प्लीमेंट करना है। आपको याद होगा कि लास्ट टाइम हमने पढ़ा था कि हम इमेज वॉर्पिंग करते हैं, फॉरवर्ड वॉर्पिंग करते हैं, फिर फॉरवर्ड वॉर्पिंग के बहुत सारे इश्यूज थे, एंड देन वी स्टार्टेड विद बैकवर्ड वॉर्पिंग। और फिर बैकवर्ड वॉर्पिंग के अंदर हमने यूजिंग राउंड फंक्शन किया था, राउंड फंक्शन के कुछ इश्यूज थे, एंड देन वी स्टार्टेड विद बैकवर्ड वॉर्पिंग यूजिंग बाइलीनियर इंटरपोलेशन। सो बैकवर्ड वॉर्पिंग यूजिंग बाइलीनियर इंटरपोलेशन जो कि हमने सोल्यूशन निकाला था, और उससे हमने इमेज वॉर्पिंग आपको पढ़ाई थी। अब हम उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। तो बिल्कुल सिंपल है, जो हमने पढ़ा है उसी को इम्प्लीमेंट करना है। अगर आप इसको जल्दी शुरू करने, मैंने इसको थोड़ा छोटा भी कर दिया है, आपको हिंट भी दे दिया है, तो हो सकता है ये असाइनमेंट बड़े आराम से आप जल्दी कंप्लीट कर लें। लेकिन बेहतर होगा कि जैसे ही मिली है उसी वक्त आप इसको शुरू कर दें। ये क्वेश्चन 1, इसके 200 मार्क्स हैं टोटल। ये गलती से 140 लिखा गया, इट इज 200 मार्क्स। इसके अंदर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एफाइन वॉर्पिंग, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एफाइन वॉर्पिंग के अंदर आपने क्या करना है? आपको एक इनपुट फाइल दी जाएगी। इनपुट फाइल के अंदर zyc.pgm यानी pgm फाइल दी जाएगी, जैसे owl.pgm या कोई भी फाइल दी जा सकती है। और 1 का मतलब है कि आपने उस पर एफाइन ट्रांसफॉर्मेशन लगानी है, और 2 का मतलब होगा आपने उस पर प्रोजेक्टिव ट्रांसफॉर्मेशन लगानी है। A1, A2, A3, A4, A5, A6 पैरामीटर्स, 6 पैरामीटर्स उसके बाद दिए जाएंगे, और उनके दरमियान में स्पेस होगी। इसी तरह अगर यहाँ पे 2 लिखा हुआ होगा तो A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7 और A8 आपको 8 पैरामीटर्स दिए जाएंगे। tuf.pgm ये फाइल होगी जो कि आउटपुट फाइल होगी। C का मतलब है क्रॉप्ड, U का मतलब यहाँ पे C ही रहेगा। U वाला जो पोर्शन है जो मैं अक्सर देता हूँ वो मैंने इस बार निकाल दिया है, ताकि आपको इसमें बहरहाल आसानी रहे, और हम बाकी कोई और असाइनमेंट भी साथ आपको आगे जो कि क्लासीफायर्स हैं, डीप लर्निंग है, उन पे दे सके। तो यहाँ तक ये आपकी इनपुट है। आउटपुट फाइल आप जो भी क्रिएट करना चाहें वो कर सकते हैं। उसका नाम आप जो यहाँ पे लिखा होगा वही नाम आपने उसका क्रिएट करना है। करना क्या है? करना सिंपल ये है कि आपने इमेज लेना है, और जो ट्रांसफॉर्मेशन ये दी हुई है इस ट्रांसफॉर्मेशन को उस इमेज पे अप्लाई करना है, और आउटपुट पे उसको शो कर देना है। जैसे यहाँ पर अगर A1 की वैल्यू 1 हो, A2 की वैल्यू 0 हो, A3 की वैल्यू 0 हो, A4 की वैल्यू 0 हो, A5 की वैल्यू 1 हो, और A6 की वैल्यू 0 हो, तो इसका मतलब है ये कौन सी ट्रांसफॉर्मेशन है? अगर आप इसको गौर करें, A1, A2, A3, A4, A5, A6, तो अगर आप इमेज पे गौर करें तो ये कौन सी ट्रांसफॉर्मेशन होगी? कोई बता सकता है? एफाइन होगी, लेकिन एग्जैक्ट नाम और क्या होगा? स्केलिंग इज आल्सो एफाइन, आइडेंटिटी इज आल्सो एफाइन, शेयर इज आल्सो एफाइन। सो इसको आप जरा ज्यादा एग्जैक्ट बता सकते हैं। जैसे आप लोग कौन है? ह्यूमन बीइंग, हंजला इज ह्यूमन बीइंग, अब्दुल हमीद इज ह्यूमन बीइंग, लेकिन उसका ज्यादा स्पेसिफिक होगा तो क्या होगा? सो कौन सी ट्रांसफॉर्मेशन होगी, बता सकते हैं? ये देखिए यहाँ पर अगर हम गौर करें तो यहाँ पर आपके पास A1 से लेके A6 तक ये पैरामीटर्स मौजूद हैं। These are the parameters from A1 to A6. एफाइन ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर ये 6 पैरामीटर्स होते हैं। ये आपको नजर आ रहे हैं जी? जी सर। अभी मैं आपको दिखाता हूँ जी। ये आपके पास जो है वो जो एफाइन ट्रांसफॉर्मेशन है, ये एफाइन ट्रांसफॉर्मेशन है A1, A2, A3, A4, A5, A6, और इसमें A1 2 है, A2 0 है, ये भी 0 है, ये 0 है, ये 1 है, ये 0 है। तो ये एफाइन ट्रांसफॉर्मेशन तो है, लेकिन इसका क्या नाम होगा एग्जैक्टली?
फॉरवर्ड वॉकिंग सर। इस ट्रांसफॉर्मेशन का नाम होगा स्केलिंग। इस ट्रांसफॉर्मेशन का नाम क्या होगा? स्केलिंग। अगर अगर यहाँ पे ये A1 है, ये A2 है, A3 है, A4, A5, A6, अगर A1 1 हो, A2 की जगह 0 हो, A3 की जगह 0 हो, A4 की जगह 0 हो, A5 की जगह यहाँ पर 1 की बजाय 10 लिखा हुआ हो और A6 0 हो, तो ये कौन सी ट्रांसफॉर्मेशन होगी? स्केलिंग सर। Yes, it will be a scaling transformation. ये देखिए यहाँ पर A1, A2, A3, A4, A5, A6, इसको हम A1, A2, B1 भी लिख सकते हैं, A1, A2, A3, A4, A5, A6 भी लिख सकते हैं, क्योंकि इसमें 6 पैरामीटर्स होते हैं। तो A1 की वैल्यू अगर, यानी these are all affine transformations, लेकिन अगर A1 की वैल्यू 1 हो, A2 की 0 हो, A3 की dx हो, A4 की 0 हो, A5 की 1 हो, A6 की dy हो, तो ये ट्रांसफॉर्मेशन कौन सी बनेगी? ट्रांसलेशन। अगर यहाँ पर A1 की वैल्यू 1 है, A2 की वैल्यू EX है, A3 की वैल्यू 0 है, A4 की वैल्यू 0 है, A5 की वैल्यू 1 है, A6 की वैल्यू 0 है, तो ये कौन सी ट्रांसफॉर्मेशन बनेगी? A5 नहीं है, लेकिन कौन सी बनेगी यहाँ पर? Here in X यस जुनेद। जी जुनेद, शेयर इन एक्स डायरेक्शन। शेयर इसी तरह से अगर ये ट्रांसफॉर्मेशन, इसमें A1 की वैल्यू 1 है, A2 की वैल्यू 0 है, A3 की वैल्यू 0 है, A4 की वैल्यू EY है, A5 की वैल्यू 1 है, A6 की वैल्यू 0 है, ये ट्रांसफॉर्मेशन कौन सी बनेगी? यस जुनेद। शेयर इन वाई डायरेक्शन। शेयर एंड वाई डायरेक्शन, बिल्कुल सही जवाब है। तो बुनियादी तौर पे क्या हो रहा है कि मुख्तलिफ A1, A2, A3 की वैल्यू, यहाँ पर A1, A2, A3, A4 की वैल्यूज क्या है, कोई बताएगा? ये एक रोटेशन मैट्रिक्स है, यहाँ पर A1 से लेकर A6 की जो वैल्यूज है वो क्या है? खदीजा जहूर। यस सर यहाँ पे A1 cos थीटा और A2 माइनस साइन थीटा, A3 0, A4 साइन थीटा, A5 जो है वो cos थीटा और A6 0। यस बिल्कुल सही है, एंड दिस इज अ रोटेशन मैट्रिक्स। आगे स्केलिंग मैट्रिक्स है, इसमें A1 से A6 की वैल्यूज क्या है, कौन बताएगा? अमीर हमजा। सर A1 की SX है, A2 की 0, A3 की 0, A4 की 0, A5 की SY, A6 की 0, A7 की 0, A8 की 0, नहीं बस A6 तक। हाँ A7 और A8, अगर प्रोजेक्टिव ट्रांसफॉर्मेशन की बात करें तो यहाँ पर अगर नॉन जीरो वैल्यूज होंगी तो A7 और A8 भी हम काउंट करेंगे और फिर वो प्रोजेक्टिव ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगी। अगर यहाँ 0 0 ही है तो A5 भी है और यहाँ पर इसकी स्केलिंग हो जाएगी। इसी तरह से अगर आप गौर करें तो यहाँ पर आपको बहुत सारी ऐसी ट्रांसफॉर्मेशन मिलेंगी, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहता हूँ कि ये है, इसमें A1 की वैल्यू, A2 की वैल्यू, A3 की वैल्यू क्या है? Here A1 is 2 sir. 2 sir, A1 is 2, A2 is 0, A3 is 0 sir, A4 is 0, A5 is 1, A6 is 0, 1। हाँ 0 बिल्कुल सही है। तो इसी तरह से अगर हम वापस इस असाइनमेंट में आते हैं तो यहाँ पर आपने यही करना है कि ये जो हमने काम किया था, कौन सा काम किया था? बैकवर्ड वॉर्पिंग, जो हमने लास्ट लेक्चर में किया था, बैकवर्ड वॉर्पिंग यूजिंग बाइलिनियर इंटरपोलेशन। ये देखिए, और इसके स्टेप बाय स्टेप मैंने यहाँ पर आपको स्लाइड में बताया हुआ था। बैकवर्ड वॉर्पिंग यूजिंग बाइलिनियर इंटरपोलेशन आने वाली है और ये आ गई, और ये एक स्लाइड मैंने बनाई थी और इसमें बैकवर्ड वॉर्पिंग यूजिंग बाइलिनियर इंटरपोलेशन, और इसके अंदर एक स्टेप आपको बताया था और आपने किया भी था
पेपर पे सॉल्व भी किया था, बस यही आपने प्रोग्राम करना है। ये जो मैट्रिक्स है ये आपको इनपुट में कहाँ पे मिलेगी? ये मैट्रिक्स की इनपुट आपको यहाँ पर इस फाइल में जो कि यहाँ पर मौजूद है, लेट मी ओपन दिस असाइनमेंट 5, ये A1 A2 A3 A4 A5 A6 ये वो मैट्रिक्स है जिसकी इनपुट आपको दी हुई है। अब सवाल ये है कि आपकी जो इनपुट मैट्रिक्स है वो कहाँ से आएगी? इनपुट मैट्रिक्स का मतलब है ये जो है ये कहाँ से आएगा, कौन बताएगा? ये जो मैट्रिक्स है, ये जो लेफ्ट साइड पे जो मैट्रिक्स है ये कहाँ से आएगी? हंजला कमर, ये इनपुट फाइल में कहाँ दी हुई है? ये इनपुट फाइल है जी, ये देखिए मैं आपको इनपुट फाइल दिखा रहा हूँ। इस इनपुट फाइल के अंदर कहाँ पे दी हुई है जी मैट्रिक्स? जी बताएं हंजला। सर ये ZYZ.pgm में से मिलेगी। यस, ZYZ.pgm को जब आप रीड करेंगे तो दैट विल बी द मैट्रिक्स। और 1 इनपुट में दिया हुआ है कि एफाइन है, अगर 2 होगा तो यहाँ पर 8 पैरामीटर दिए होंगे। आउटपुट फाइल का नाम दिया हुआ है और आपने इस पे अप्लाई करके वही ट्रांसफॉर्मेशन लगा के आपने आउटपुट क्रिएट कर देनी है। और बस यही असाइनमेंट है। ये असाइनमेंट आप एक बार पढ़ सकते हैं, ठीक है, और इसको सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ तक कोई सवाल है तो पूछ लो। सर एक ही क्वेश्चन है इसमें असाइनमेंट में? यस उसके बाद ये मैंने टेस्ट केसेस रखे हुए हैं कि स्केलिंग ऑफ 2 इन x डायरेक्शन होगी। ये आप लोगों ने इसको ना, स्केलिंग ऑफ 2 का मतलब है आपने यहाँ पर A1 A2 A3 A4 A5 A6 की वैल्यूज में स्केलिंग ऑफ 2 इन x डायरेक्शन का मतलब है कि स्केलिंग ऑफ 2 इन x डायरेक्शन की मैट्रिक्स को आपने इधर लिख देना है और फिर टेस्ट करके चेक कर लें। मुख्तलिफ A B C D मुख्तलिफ ये टेस्ट करके चेक कर लें कि आपका कोड इन A से लेके H तक के केसेस में सही चल रहा है कि नहीं चल रहा। ठीक है? यस सर। दैट्स इट। अब हम वापस अपने लेक्चर पे आते हैं। मैं इसको बंद करके दोबारा चलाऊंगा। सॉरी, असाइनमेंट डिस्कशन होगी। प्रोजेक्ट प्रपोजल, प्रोजेक्ट प्रपोजल में चाहूंगा कि आपका जैसे ही असाइनमेंट जमा हो जाए सैटरडे को, उससे अगले 2 दिन बाद प्रोजेक्ट प्रपोजल जमा हो जाए, तो उसमें मैं चाहूंगा कि आप लोग जो हैं कंप्यूटर विजन से रेलेवेंट रिसर्च प्रोजेक्ट्स पर काम करें। दैट विल बी एक्सट्रीमली बेनिफिशियल फॉर ऑल ऑफ यू। और इसके अंदर जो ये चीज है, इसके अंदर जो बेस्ट चीज है वो ये है कि आप रिसर्च प्रपोजल जो करना चाहते हैं उसमें हमारे पास एक टॉपिक है विच इज प्लास्टिक क्लासिफिकेशन यूजिंग डीप लर्निंग। इसमें जो लोग काम करना चाहते हैं, ये हमारी कोलैबोरेशन जो है वो चाइना में हार्बिन यूनिवर्सिटी के साथ इस प्रोजेक्ट के हवाले से है और उनके पास और भी प्रोजेक्ट्स हैं। तो अगर आप इस पे काम करना चाहते हैं तो आप मुझे एक ईमेल कर दें। और इस बार प्रोजेक्ट्स में मैं चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा आप डीप लर्निंग पे रिसर्च प्रोजेक्ट्स करें, क्योंकि डीप लर्निंग पर बहुत ज़्यादा काम पूरी दुनिया में हो रहा है और इसकी जो एप्लीकेशंस हैं वो बहुत वाइड है। यूरोप में और मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ में इस पे काम हो रहा है। और व्हाट आई वुड लाइक यू टू डू इज़ कि आप डीप लर्निंग का काम करके मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करें एंड गो फॉर PhD इफ़ यू वांट टू, और MS करने जाएं और फ्री ऑफ कॉस्ट MS करने जाएं। तो दैट इज अ गुड अपॉर्चुनिटी टू वर्क ऑन सच प्रोजेक्ट्स। इन्हीं प्रोजेक्ट्स को आप फाइनली ये प्रोजेक्ट के तौर पर भी एक्सटेंड कर सकते हैं अगर आप चाहते हैं तो। जी यहाँ तक सही हो गया। फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व को भी कंसिडर किया जाएगा। हंजरा यस? सर मेरा एक क्वेश्चन है, वो ये है कि सर अब जैसे आपने बताया कि इस प्रोजेक्ट में या फिर और बहुत सारे प्रोजेक्ट्स में जो कंप्यूटर विजन के हैं सर, उनमें डीप लर्निंग का बहुत यूज़ है, तो सर हमें तकरीबन सारों को डीप लर्निंग नहीं आती, तो सर उसके लिए क्या करें? जी उसके लिए डीप लर्निंग की हम आपको बेसिक जो हेल्प है वो प्रोवाइड कर देंगे, क्योंकि पिछले 1.5 साल से हम इस पे काम कर रहे हैं। आपको एक बेसिक ट्यूटोरियल भी मैं दे दूंगा, क्लासिफायर्स क्या होते हैं, फीचर्स क्या होते हैं, बेसिक डीप लर्निंग की गाइडेंस आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी। और क्योंकि हम पिछले इस पे काफ़ी कोड्स हम रन कर चुके हैं तो आपको इम्प्लीमेंटेशन, आपको बेसिक जो है उसमें काफ़ी हेल्प मिल जाएगी इंशाल्लाह। तो आप उसके लिए परेशान ना हो, आप हिम्मत करके स्टेप लें और इस पे आगे बढ़ें।
इफ यू आर गुड और मेहनत करने के लिए तैयार हैं तो आई हैव नो इश्यूज कि आप अपना काम कर सकें। आप भी मेहनत करेंगे और कुछ ना कुछ आपको गाइडेंस भी मिल जाएगी, तो इंशाल्लाह यू विल बी एबल टू डू इट। और कोशिश करें कि इन प्रोजेक्ट को ऐसा प्रोजेक्ट लें जिसको आप फाइनली प्रोजेक्ट में एक्सटेंड करें, तो इट वुड बी इवन बेटर। यहाँ तक सही है जी? यस सर। सर सर हम लोग किसी IoT के माइक्रो कंट्रोलर पे प्रोजेक्ट कर सकते हैं? हाँ, लेकिन देखें, आप माइक्रो कंट्रोलर पे प्रोजेक्ट कर सकते हैं। द पॉइंट इज कि आप उसमें कंप्यूटर विजन या इमेज प्रोसेसिंग यूज कहाँ कर रहे हैं, दैट इज द क्वेश्चन। कोई सर भी लाइक प्रोजेक्ट जो हमारे पास कंप्यूटर सर एक माइक्रो कंट्रोलर आता है हमारे पास जिसे हम लोग रेस्पबेरी पाई कहते हैं। उसके अंदर तो सर हम लोग फेस रिकॉग्निशन भी कर सकते हैं और उसके रेलिवेंट मेरे पास एक आइडिया भी है। अगर आप इजाजत दें तो मैं उसे इम्प्लीमेंट करूंगा इस सेमेस्टर में। रास्पबेरी पाई जो है उस पर तो बहुत ज़्यादा लोग काम कर रहे हैं। उस पर तो मैंने बहुत ज़्यादा प्रोजेक्ट्स करवाए हैं, और रास्पबेरी पाई यूज़ करके आप जो है ना वो पोर्टेबल प्रोजेक्ट्स बना सकते हैं। हमने क्लासरूम अटेंडेंस सिस्टम रास्पबेरी पाई यूज़ करके बना रहे हैं। उससे पहले हमने स्मार्ट ब्लाइंड स्टिक में, ये देखिए मेरे पास स्टिक पड़ी हुई है, ये नजर आ रही है? जी सर आ रही है। ये रास्पबेरी पाई इसके अंदर हमने लगाया है, और ये पूरी एक स्टिक है। अगर मैं लाइट ऑन करूं तो शायद ज्यादा विजिबल हो, नहीं लाइट ऑन करने से ज्यादा विजिबल हो रहा है। नहीं नहीं सर सर, वो पहले सही ज्यादा था। लाइट ऑफ करके पहले ठीक था। तो ठीक है दिस सर। इज द स्टिक। इसमें हमने रास्पबेरी पाई यूज करके ब्लाइंड लोगों के लिए स्मार्ट ब्लाइंड स्टिक बना रहे हैं। इस पे लोगों ने काम किया है, और इसके वेरी अलावा गुड सर। अटेंडेंस सिस्टम्स पे लोगों ने काम किया है। इसके अलावा इमोशन रिकग्निशन पे आप रास्पबेरी पाई यूज करके उस पर काम कर सकते हैं। इसके अलावा क्या आप लेट से एक रास्पबेरी पाई लगा दें, और जो जो लोग आ रहे हैं अपने आपकी क्लासरूम में या किसी बिल्डिंग में एंटर हो रहे हैं, आप उनका इमोशन रिकॉर्ड करें, और उसकी बेसिस पर जहाँ ज़रूरत हो और जहाँ पे इमोशन बहुत ज़्यादा ऐसा हो जो कि सवेयर हो, जिसकी ट्रैकिंग करना ज़रूरी है। कोई बंदा बहुत ही गुस्से में किसी उसमें एंटर हो रहा है, बहुत ही गुस्से में, या बहुत ही सरप्राइज है, या बहुत ही डरा हुआ है, तो मे बी के जो है ना जो सिक्योरिटी डिपार्टमेंट है वो उसे ट्रैक कर सके, और मे बी दे कैन आस्क के इफ दे नीड सम हेल्प, और उनको वो किया जा सके। सर्वेलेंस के केस में रास्पबेरी पाई सिस्टम बहुत ज़्यादा बनाए जा सकते हैं। इमोशन रिकग्निशन की वजह से भी सर्वेलेंस करके आप चीज़ों को रिकग्नाइज कर सकते हैं। इसी तरह से डिपार्टमेंटल स्टोर्स में रास्पबेरी पाई को लगाकर आप ये चेक कर सकते हैं, एक्शन रिकग्निशन कर सकते हैं, और थेफ्ट से बचने के लिए उस पर काम कर सकते हैं। इसी तरह से मुख्तलिफ डिपार्टमेंटल स्टोर्स में आप पर्सन काउंटिंग के लिए लगा सकते हैं, यानी आपका डिपार्टमेंटल स्टोर के बाहर जो गेट है उस पर रास्पबेरी पाई लगा हुआ है, और वो जितने भी लोग उस पर एंटर हो रहे हैं वो उनको काउंट कर रहा है, ठीक है, कि इस वक्त कितने लोग आ गए, कितने लोग आ गए, जो बाहर जा रहा है उसको माइनस किया जा रहा है। तो अब उसको ये पता होगा कि एक दिन एक वक्त में कितने लोग स्टोर के अंदर मौजूद हैं। एक महीने तक अगर इस तरह का डेटा लिया जाए, और फिर ओवर द टाइम मजीद महीनों तक ये डेटा लिया जाए, तो ये पैटर्न निकाला जा सकता है कि कब स्टोर पे रश ज्यादा होता है और कब स्टोर पे रश कम होता है, कब स्टोर जो है वो खाली होता है, कब जो स्टोर है वो बहुत ज्यादा भरा हुआ होता है। इसकी बेसिस पर ये डिसीजन लिया जा सकता है कि अगर स्टोर बहुत ज्यादा है तो सेल्समैन बढ़ा दिए जाए ताकि लोगों को सर्विस प्रोवाइड बेहतर तरीके से की जा सके, सिक्योरिटी बढ़ा दी जाए ताकि चीज़ों को हिफाजत बेहतर तरीके से की जा सके, सेल्समैन और स्टाफ को बढ़ा दिया जाए। और जब रश कम हो स्टोर्स पर, तो इस चीज़ को देखा जाए कि सिक्योरिटी और जो बाकी अमला है उसको और कामों पे, लोडिंग अनलोडिंग और मुख्तलिफ चीज़ों पे लगाया जा सकता है। तो इस तरह से एफिशिएंट मैनेजमेंट ऑफ स्टाफ की जा सकती है यूजिंग दिस पर्सन काउंटिंग सिस्टम। तो इस तरह के बहुत सारे सिस्टम आप रास्पबेरी पाई पर बना सकते हैं, एंड दैट इज आल्सो अ गुड प्रोजेक्ट। इसी तरह से एंड्रॉइड में आजकल जो आप देखते हैं उसमें बहुत सारे प्रोजेक्ट्स आप मुख्तलिफ किस्म के बना सकते हैं, और दैट इज आल्सो अ गुड डिस्कशन। जैसे आप एंड्रॉइड पे
एंड्रॉइड पे कोई ऐसी चीज जो कि आप समझते हैं, जैसे मैंने आपको बताया था ग्रुपिक या ग्रुपॉन, जो एक ऐप थी जो कि ये करती थी कि आप अगर किसी 2 लोग किसी जगह पे जा रहे हैं या 3 लोग किसी जगह पे जा रहे हैं और वो पिक्चर लेना चाहते हैं, अब वो तीनों की पिक्चर आ जाए, उसके लिए एक तो सेल्फी है वो कैमरे से लेते हैं, लेकिन उससे उतनी अच्छी नहीं आती, तो वो अक्सर कहते हैं, फला बंदे को कहते हैं यार हमारी 3 लोगों की पिक्चर ले दो या हम 2 लोगों की पिक्चर ले दो। उसमें एक अच्छी चीज ये है कि आप ये भी कर सकते हैं कि उन्होंने ग्रुप ऑन ऐप बनाई कि पहले 2 बंदे एक जगह पे बैठे और तीसरी जो जगह है उसकी वो खाली रहे और तीसरा बंदा उठ के पिक्चर ले, फिर वो बंदा उठ जाए और क्या हो कि बीच वाला बंदा उठ जाए और वो बाकी 2 बंदे बैठे रहे। यानी लेट मी एक्सप्लेन इन द व्हाइट बोर्ड। ये देखिए, पहले ये बंदा और ये बंदा बैठा और ये बंदा जो है ये उठ के गया और इसने पिक्चर ले ली और एक पिक्चर इस तरह से आ गई। उसके बाद एक और पिक्चर ली और वो कैसे ले ली कि उसमें ये बंदा बैठा और ये बंदा मौजूद रहा और ये गया और इसने जाके पिक्चर ले ली। अब ये आपके पास 2 पिक्चर्स आ गई, इन दोनों पिक्चर्स को उस ऐप को दे और उससे आपके पास क्या होगा, एक नई ऐप बन जाएगी, एक नई पिक्चर आ जाएगी 10। और इसमें ये तीनों लोग मौजूद होंगे। सो दिस इज अ गुड ऐप। इस पे इन लोगों ने काम किया था और काफी ज्यादा यूजर इसमें क्रिएट हुए थे, बहुत ज्यादा इसमें लोगों ने इसको सब्सक्राइब किया था, इसको पसंद किया था, एंड दे अर्न अ ग्रेट रेवेन्यू फॉर दिस। तो ऐसी चीजें जो कि नॉर्मल लोगों को करने में मुश्किल लग रही हो, उनकी आसानी के लिए जो भी आप ऐप बनाएंगे दैट विल बी हेल्पफुल। जैसे एंटी थेफ्ट ऐप है कि मैं एंटी थेफ्ट ऐप में क्या होता है कि मैं एक रूम में बैठा हुआ हूँ और मेरी पिक्चर, मैं अपने रूम में अपने ऑफिस में बैठा हुआ हूँ और ऑफिस में बैठे बैठे मैंने पिक्चर ली और उसके बाद फिर मैं चला गया और मुझे ये खतरा है कि यार मेरे ऑफिस में कोई चीज चोरी ना हो जाए, ये ना हो जाए। ऑफिस में मुख्तलिफ चीजें पड़ी हुई हैं, ठीक है जी, ये पड़ा हुआ है, ये पड़ा हुआ है, ये पड़ा हुआ है। फिर मैं वापस आया और वापस आकर फिर मैंने पिक्चर ली और उसमें लेट से ये चीज थी, लेकिन ये वाली चीज यानी ये वाली चीज मिसिंग थी। अब मैंने ये दोनों चीजें ऐप को दी और वो ऐप बता दे कि जी क्या चीज मिसिंग है। तो इसका मतलब है कि दिस इज कॉल्ड एंटी थेफ्ट, चोरी करने से बचना या बचाना। यहाँ तक सही है जी? यस सर। सर एक क्वेश्चन है। यस। सर पहले जो आपने एप्लीकेशन का बताया जिसमें वो 3 लोग पिक्चर ले रहे थे, उसमें पहली पिक्चर लेने के बाद मिडल वाला बंदा अगर मूव, साइड वाला बंदा अगर गलती से मूव करता है तो लास्ट पिक्चर में कौन सी पिक्चर आ जाएगी? देखिए, उसमें बेहतर ये है कि आपने मूव नहीं करना, आपने जगह स्पेसिफाई रखनी। तो सर हो जाता है ना कभी कभी, अगर बाहर कोई पिक्चर ले रहे, हवा चलती है, कपड़े भी इधर उधर हो जाते हैं, तो तब तो पिक्चर खराब हो जाएगी या नहीं बिल्कुल बाल नहीं। बिखरने लग उसमें जाते वो हैं। नहीं, उसमें जो है वो जब एक पिक्चर ली और उसमें लेट से कि थोड़े से उसके बाल फर्क थे और एक पिक्चर ली उसमें नहीं था, तो एक में तो एक बंदा मिसिंग था ना। जी सर। ठीक है ना। तो बाकी जो 2 बंदे थे, एक बंदा ऐसा है जो दोनों पिक्चर में था, राइट? जी सर, वो मैं उसी की बात कर रहा हूँ जो दोनों पिक्चर्स में है, उस और अगर एक वो गलती से जी, मूव करते तो तो। देखिए ना, वो गलती से मूव करता है तो आपने उसकी कोई एक पिक्चर लेनी है ना। आपने उसकी एक पिक्चर तो आ गई है ना आपके पास, तो ये ऐप तो उसकी सर जो इस है ये क्या करेगी, इस चीज को हैंडल कर लेगी। कैसे करेगी? अब ये मैंने पहले ओके, सो पहले ये जो ऐप है एंटी थेफ्ट, ये समझ आ गई सबको? इसमें तो कोई सवाल नहीं है जी। अजीम, कोई सवाल है? नो सर, इस पे कोई सवाल नहीं, इसकी समझ आ गई है। ओके, अब वापस आते हैं उस पे बुनियादी तौर पे क्या हो रहा है कि आपके पास 3 बंदे थे, ये देखिए, एक बंदा ये था, एक बंदा ये था और एक ये। अब आप कह रहे हैं कि ये बंदा थोड़ा सा मूव हो गया, लेट्स से ये ऐसे हो गया, ठीक है, और जी ये जी बंदा सर। इधर आ गया और ये पिक्चर लेने चला गया। ये बंदा थोड़ा सा मूव हुआ है, ये यहाँ पे देखें सीधा है, ये थोड़ा सा मूव हो गया, सही है। जी सर तो ऐसे ही ये है। ऐप क्या करेगी, ये ऐप क्या करेगी, बीच वाली जगह पर ये वाला बंदा उठा के डाल देगी, ठीक है। ये जो बंदा है
ये राइट साइड पे तो है ही नहीं, तो ये यहाँ से उठा के इधर डाल देगी, ठीक है। अब जी ये सर। दो है, अब ये दो है ना, इनमें से जो इन दोनों को सेगमेंट करेगी कोई एक, जो इंटेलिजेंटली उसको बेहतर लगेगी वो इधर डाल देगी, इसमें तो कोई मसला नहीं। तो सर इससे आसान तरीका वो नहीं था, जैसे कि आजकल टाइमर आए हुए हैं कैमरे में ही टाइमर लगा के बंदा पिक्चर निकाल रहा है। देखें, आपने हर बंदे को हर तरह की फैसिलिटी देनी है। आपके लिए टाइमर आसान है, आप टाइमर यूज करेंगे। बेशुमार लोग ऐसे हैं जिनको ये आसान लग रहा है, वो ये यूज करेंगे। टाइमर के जी केस सर, में ठीक आप हो एकदम गया। से भाग कर आते हैं और बैठते हैं, और टाइमर में फिर आप रेडी नहीं कर सकते। लेट से टाइमर के केस में अगर आपके पास 50 लोग हैं, या लेट से काफी सारे लोग हैं, वट एवर, या 3 लोग हैं, वो टाइमर में 3 सेकंड के बाद हो सकता है कोई किसी बंदा मूव हो गया हल्का सा, या दूसरा बंदा मूव हो सर गया और उसने पिक्चर एकदम ले ली, एंड सो ऑन, ठीक है। टाइमर में बहुत टाइम होता है सर, 3 सेकंड, 10 सेकंड, 15 सेकंड तक की टाइमिंग भी होती है। यस, यस, ठीक है। लेकिन टाइमर के केस में आपके लिए आपको एक ट्राइपॉड स्टैंड भी चाहिए होता है अक्सर, ठीक है, कि कैमरा आप उधर छोड़ के वापस भागे, ठीक है ना। जी सर, ये तो और जरूरी है। जी, और नहीं तो क्या होता है कि अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो वो जो मोबाइल है वो हल्का सा हिल जाता है, हिलने की वजह से वो पिक्चर ब्लर आती है, वो सही नहीं आती। इसकी वजह से टाइमर बहुत सारी जगहों पे फेल हो जाते हैं। अगर आपके पास ट्राइपॉड स्टैंड ना हो तो आप सेल्फी स्टिक यूज करते हैं, लेकिन सेल्फी स्टिक के अपने मसले हैं, उसमें बहुत ज्यादा व्यूज आप नहीं कर सकते, बहुत ज्यादा लोग हो तो उसमें कुछ इश्यूज आ जाते हैं। टाइमर के केस में, इवन टाइमर के केस में तो ये भी है कि आप उसको ऐसे हैंड दिखाते हैं कंप्यूटर को, अपने मोबाइल को, तो वो पिक्चर, कैमरे को, तो वो पिक्चर ले लेता है, दैट इज ऑल्सो पॉसिबल। लेकिन उसमें ट्राइपॉड स्टैंड या ऐसी जगह, अगर आप ट्राइपॉड स्टैंड नहीं है, कई जगहों पे आप नहीं चाहते हैं ट्राइपॉड स्टैंड उठा उठा के फिरे, तो फिर आपको कोई ऐसी दीवार ढूंढनी पड़ेगी जहाँ कैमरा रख सकें। दीवार ढूंढना और ऐसी जगह अक्सर फिजिबल होती है, नहीं होती। तो हर चीज के अपने बेनिफिट्स हैं। इस केस में एक ऐप आपके मोबाइल के अंदर है, एवरीथिंग इज पोर्टेबल, एंड पीपल डोंट वांट टू कैरी लॉट ऑफ इक्विपमेंट नाउ, कि अब आपको पता है ना, पहले कंप्यूटर का जमाना था कि जी लोग भारी कंप्यूटर, सीपीयू होता था, मॉनिटर होता था, मॉनिटर के बाद एलईडी आई, एलईडी के बाद लैपटॉप आया, तो लोगों ने कंप्यूटर यूज करना बंद कर दिए। कंप्यूटर लैपटॉप के बाद टैब्स आ गए, तो लोगों ने कहा यार ये टैब में ही वही काम कर सकते हैं, तो लैपटॉप इतना भारी मैं क्यों उठाऊं, तो लैपटॉप यूज करना बंद कर दिए। उसके बाद उन्होंने कहा यार अब तो मोबाइल आ गए, एंड मोबाइल इज मोर इजी देन एनीथिंग एल्स। तो मोबाइल के अंदर कंप्यूटर जितनी पावर अब काफी हद तक आ गई है, मोबाइल के साथ कीबोर्ड भी अटैच हो जाता है, मोबाइल की स्क्रीन को थोड़ा सा बड़ा करने के लिए भी चीजें आ गई। अब लोग कहते हैं यार मोबाइल ही यूज करो, एक चिप है वही मेरे सारे काम कर दे। यानी अब जो बुनियादी आइडिया है, एमआईटी में एक प्रोजेक्ट शुरू हुआ था, ऑक्सीजन प्रोजेक्ट। उसमें बुनियादी तौर पे आइडिया ये था कि पर्सपेक्टिव कंप्यूटिंग, यानी कंप्यूटिंग एट द बैकग्राउंड। एमआईटी का प्रोजेक्ट है कंप्यूटिंग एट द बैकग्राउंड। कंप्यूटिंग एट द बैकग्राउंड का मतलब है कि यार हर चीज आपके पास एक छोटा सा मोबाइल या एक छोटा सा इतना सा डिवाइस होगा, बाकी हर चीज आपकी वही कर रहा होगा। गाड़ी स्टार्ट वो करेगा, गाड़ी लॉक वो करेगा, उसी के थ्रू आप घर में जाएंगे तो जो आपके जो पंखा है, आपके जो ट्यूबलाइट्स हैं, वो सारी इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट वही ऑन ऑफ करेगा। आपकी वॉशिंग मशीन वो चलाएगा, आपका ऑफिस लॉक वो खोले, उसी से ही आपका ऑफिस लॉक खुलेगा, उसी से ही आपकी जो है ना वो पैसे ट्रांसफर करने के लिए आपने उसी के अंदर बैंक की एप्स डाउनलोड की हुई है, पैसे ट्रांसफर उधर से हो जाएंगे, पैसे पेमेंट उधर से हो जाएंगे, क्रेडिट कार्ड उधर से हो जाएगा, एवरीथिंग विल बी डन बाय द सिंपल चिप, एंड यू डोंट हैव टू कैरी एनी अदर थिंग, ठीक है ना। दैट इज द कॉन्सेप्ट, और उसकी तरफ ये दुनिया बड़ी तेजी से मूव कर रही है, ठीक है। और आपको वो एप्स बनानी है जो कि इस रिक्वायरमेंट को पूरा कर सके। तो आइडिया आपके ध्यान में ये होना चाहिए कि बजाय इसके कि आप ट्राइपॉड को ले लेके घूमें, यू कैरी ऑन विद समथिंग द ऐप व्हिच कैन डू दिस स्टफ। इसी तरह से बहुत सारी और चीजों के बारे में आप आइडिया सोच सकते हैं। आइडिया सोचें और मेरे से व्हाट्सएप करें और डिस्कस करें। आपके पास 1-1.5 हफ्ता है, अच्छे अच्छे आइडिया सोचें एंड्रॉइड में। इसके अलावा रास्पबेरी पाई में काम करना है, जो हम पिछले 2 साल से करते आ रहे हैं, यू कैन डू इट। और सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे अहम चीज, अगर आप रिसर्च प्रोजेक्ट करना चाहते हैं, और रिसर्च प्रोजेक्ट में इस वक्त मेरी चाइना के साथ कुछ कोलैबोरेशन चल रही है, हार्बिन यूनिवर्सिटी में, इसके अलावा KAU किंग अब्दुल्ला यूनिवर्सिटी सऊदी अरब में कुछ कोलैबोरेशन चल रही हैं, और
वी आर वर्किंग ऑन डिफरेंट डीप लर्निंग एंड कंप्यूटर विजन प्रोजेक्ट्स। तो उसमें अगर आप करना चाहते हैं काम तो जरूर करें मेरे साथ, और फिर हम ये करेंगे कि उसकी बेसिस पर आप बाहर उन्हीं यूनिवर्सिटीज में और मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज में अप्लाई करके बाहर जा सकते हैं। तो दैट इज अ एक्सेलेंट आइडिया टू डू दिस थिंग्स। यहाँ तक कोई सवाल है तो पूछ लें। सर मेरा एक क्वेश्चन है। यस सर। सर आप हमें डीप लर्निंग से रिलेटेड कुछ मटेरियल या लिंक्स वगैरह प्रोवाइड कर सकते हैं ताकि हम अपना डिसीजन और अच्छे तरीके से ले सकें? यस यस यस, डीप लर्निंग और उसके आपको बेनतहा मटेरियल मिल जाएंगे। इसके अलावा जो मेरे एग्जिस्टिंग स्टूडेंट्स हैं जो इस पे काम कर रहे हैं, उनके नाम भी नोट कर लें और उनसे आप कांटेक्ट भी कर सकते हैं। मिस सुमेरा है जो कि पिछले 1 साल से इस पे काम कर रही है, शी इज डूइंग अ वेरी गुड जॉब। इरफान है जो पिछले 2 साल से इस पे काम कर रहे हैं। हमजा हैं जो कि एमफिल के, ये सारे एमफिल के स्टूडेंट्स हैं। हमजा इस पे काम कर रहे हैं। इसके अलावा गुलनाज हैं, शी इज वर्किंग ऑन इट। इसके अलावा ताहिर हैं, ही इज वर्किंग ऑन इट। काशिफ इस पे काम कर रहे हैं। और इसके अलावा ताहा इस पे काम कर रहे हैं। सो वी हैव अ पूल ऑफ स्टूडेंट्स जो कि डीप लर्निंग और गूगल कोलैब पे काम कर रहे हैं। और डीप लर्निंग तो खैर आप मैटलैब के बिल्ट इन फंक्शन मौजूद है उस पर भी यूज कर सकते हैं, लेकिन गूगल कोलैब पे भी हम काम कर रहे हैं। इसके अलावा कुरतुलैन है। इन तमाम स्टूडेंट्स में से आप मुख्तलिफ स्टूडेंट्स के साथ कांटेक्ट करें और दे विल प्रोवाइड यू अ लॉट ऑफ डीप लर्निंग मटेरियल एंड द गाइडेंस। फिर जहां जहां मुश्किल हो मेरे से आप उस पर रब्ता कर सकते हैं। और डीप लर्निंग का मैं एक लेक्चर भी, फीचर्स और मशीन लर्निंग पर और डीप लर्निंग पर, दोनों पर एक लेक्चर भी मैं आपको दूंगा ताकि आपकी उस पर वो हो सके। मुझे व्हाट्सएप कर दीजिएगा मेरे इंडिविजुअल उस पर, मैं आपको इन लोगों के नाम और कॉन्टेक्ट नंबर दे दूंगा ताकि आप इनसे कॉन्टेक्ट कर सकें। और इसके अलावा फिर आपको जरूरत होगी तो मैं आपको खुद भी मटेरियल दे दूंगा। ये वो स्टूडेंट हैं जिनको मैंने ट्रेन किया था, ये ट्रेन हो गए। तो यानी वो कहते हैं ना एक टीचर के बहुत सारे हाथ होते हैं, फिर वो हाथ आगे लोगों को पढ़ाते हैं तो उससे और हाथ बन जाते हैं। और इस तरह होते होते एक्सपोनेंशियल इफेक्ट आता है। आपको पता है एक्सपोनेंशियल इफेक्ट क्या होता है? यस सर। ह्यूज इफेक्ट, ह्यूज इफेक्ट। एक्सपोनेंशियल का मतलब है ह्यूज इफेक्ट। यानी ये जो आपको पता है कोरोना खतरनाक बीमारी क्यों है? क्यों है सर? क्योंकि एक्सपोनेंशियली फैल रही है, एक्सपोनेंशियल इफेक्ट है इस पे। ये देखिए, ये व्हाइट बोर्ड नजर आ रहा है आपको? ये एक बंदे जी को हुआ, सर। लेट से एक से ये हुआ आगे 10 बंदों को, ठीक है? अब इसमें से हर एक बंदे ने 10-10 को फैलाया आगे, ठीक है? तो यहाँ पर इसने 10 को फैलाया, इसने 10 को फैलाया, तो ये कितने हो गए? 100। पहले कितने थे? 10। और यहाँ पे कितने थे? 1। अगले दिन 10 हुए, उससे अगले दिन 100 हो गए। और उसके बाद किसने फैलाया? उसके बाद हर बंदे ने 10-10 को फैलाया, तो ये कितना हो गया? चौथे दिन कितने हो गए? डे 1, डे 2, डे 3, डे 4, 1000। उसके बाद उससे अगले 10 लोगों को हर बंदे ने 10-10 को फैलाया, तो ये कितना हो गया? 1 2 3 4 5। 5वें दिन में 10,000। छठे दिन में कितना हो जाएगा? 1 लाख सर। छठे दिन में ये हो जाएगा 1 लाख। 1 2 3 4 5। और 7वें दिन में कितना हो जाएगा? 1 2 3 4 5 1 मिलियन सर। 1 मिलियन, 10 लाख। और 8वें दिन में कितना हो जाएगा? 1 2 3 4 5 6 7 10 लाख। 1 करोड़। कितना हो गया? 1 करोड़ सर। 1 करोड़। और उससे अगले दिन में कितना हो जाएगा? 10 करोड़ सर। 1 2 3 4 5 6 7 8 10 करोड़। 10 करोड़ का मतलब है आधा पाकिस्तान गया। कितने दिनों में? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 दिनों में। सिर्फ हर बंदा अगर 10 को दे रहा है, अगर एक बंदा 10 को दे रहा है तो कितने लोगों को फर्क पड़ेगा? 10 डेज में 10 करोड़। इसलिए कहते हैं कि ये करते हैं कि जब वो फैल रहा होता है ना तो एकदम से बीच में लॉकडाउन लगा देते हैं। उससे क्या होता है कि जिनको अभी कोरोना हो चुका है लेकिन सिम्टम्स नहीं आए, यानी उनको पता नहीं है,
जिनको कोरोना तो हो चुका है लेकिन उनको ये नहीं पता कि उनको कोरोना हुआ है, यानी वो सिम्टम्स नहीं आए, उनसे कोरोना ज्यादा फैल सकता है। क्योंकि जिसको पता चल गया मुझे कोरोना है, लोगों को भी पता चल गया, लोग उसके पास नहीं आ रहे। मसला तब आता है कि जब ये एसिम्प्टोमेटिक है, मुझे कोरोना हुआ, मेरे अंदर आ गया, लेकिन अभी ये नहीं पता था कि मुझे कोरोना हो गया है, क्योंकि मैं एसिम्प्टोमेटिक हूँ, मैं जिससे भी मिलूंगा उसको भी होता जाएगा। तो इसलिए ये करते हैं कि 10 दिन का लॉकडाउन लगाया, उससे क्या होता है कि अगर किसी को कोरोना है और सिम्टम नहीं आए तो 10 दिन के अंदर आ जाएंगे और फिर वो बंदा अपने आप को क्वारंटाइन कर ले ताकि मजीद लोगों को ना फैले। फिर ये 10 दिन बाद लॉकडाउन खोल देते हैं, चलता जाता है, फिर लॉकडाउन लगा देते हैं, ताकि क्या होता है कि एक्सपोनेंशियल इफेक्ट ना आए। क्यों? क्योंकि जो जिनको कोरोना हो गया है उनके सिम्टम्स जो है उनके नहीं आए अभी, उनको 10 दिन में पता चल जाएगा कि भाई मेरे सिम्टम्स आ गए हैं, तो वो घर बैठ जाए और फिर लॉकडाउन खोल देते हैं। अब वो जिनको कोरोना हुआ है वो कम से कम क्वारंटाइन रहते हैं, बाकी लोग फिरते रहते हैं, एंड सो ऑन। तो इससे ये एक्सपोनेंशियल इफेक्ट नहीं आता, सिर्फ ये फर्क है, एक्सपोनेंशियल इफेक्ट जहां आएगा वहां तबाही मिलती है। इसी तरह से एक टीचर ये है, आप लोगों को आवाज आ रही है हंजला? जी सर बिल्कुल सुन रहा हूँ। ये एक टीचर है, इस टीचर ने 3 लोगों को ट्रेन किया, इन 3 या 10 लोगों को ट्रेन किया, इन 10 ने अगले 10 को ट्रेन किया, तो कितने हो गए? 100 ने अगले 10 को ट्रेन किया तो 1000 हो गए, और 1000 ने अगले 10 को ट्रेन किया तो 10,000 हो गए, और एंड सो ऑन होते होते 10 करोड़ हो गए। इसलिए कहते हैं कि दुनिया में सबसे ज्यादा इम्पैक्ट कौन दे सकता है? एक्सपोनेंशियल अर्निंग सर। टीचर। सबसे ज्यादा दुनिया में इम्पैक्ट, सोशल इम्पैक्ट वो कौन सा प्रोफेशन देता है जो पूरी माशरे को तब्दील कर सकता है? वो एक्चुअली प्रोफेसर होता है। एक प्रोफेसर जो है वो एक लिमिटेड अरसे में कई करोड़ लोगों पर अफेक्ट कर सकता है। यस सर। एनी हाउ, मैंने फिलहाल डीप लर्निंग जो है वो 4-5 को सिखाई है और वो अगले कुछ लोगों को सिखा चुके हैं, तो हमारे पास पूल ऑफ पीपल है जिनको डीप लर्निंग आती है। और बाकी ये है कि आप लोग खुद भी बिल्कुल निखट्टू मत बने। निखट्टू बनने का मतलब है कि बिल्कुल दूसरे के आश्रय में मत बैठे। जो पहले लोग थे उन्होंने खुद किया था, फिर वो दूसरों को समझा रहे हैं। तो आप लोगों को भी ये करना चाहिए कि पहले आप खुद सीखें और साथ साथ थोड़ी बहुत हेल्प लें, फिर खुद सीखें, तो अल्टीमेटली यू विल बी एबल टू डू दैट। इट वुड बी अ वेरी अमेजिंग एंड एक्साइटिंग थिंग। दूसरी चीज ये है कि रिसर्च में ऐसा नहीं होता कि आप आउटपुट नहीं लाए तो मैं आपको नंबर काट लूंगा। अगर आपने मेहनत की है और मुझे लग रहा है कि आपने मेहनत की है लेकिन रिजल्ट अच्छे नहीं आए, लेकिन फला फला काम नहीं हुआ, तो मैं आपके नंबर नहीं काटूंगा, आपको नंबर फिर भी मिल जाएंगे। बाकी प्रोजेक्ट्स में जहां पे हर चीज ट्रिवियल है, आपको 100% काम करके देना है तब नंबर मिलेंगे। लेकिन रिसर्च के अंदर अगर आप काम पूरा नहीं भी कर सके लेकिन आपने मेहनत की, आपने तमाम ट्राइज की, तो आपको आपकी मेहनत के लिहाज से मार्क्स जरूर मिल जाएंगे। इट्स क्वाइट पॉसिबल यू गेट 95% मार्क्स इन द प्रोजेक्ट, जबकि आपने प्रोजेक्ट जो है वो 70% कंप्लीट किया हो। लेकिन मुझे लग रहा है कि जो आपने मेहनत की है दैट इज अमेजिंग। इसी तरह से अगर किसी ने 100% प्रोजेक्ट कंप्लीट कर लिया है और किसी ने 70% प्रोजेक्ट कंप्लीट किया है, लेकिन मेहनत दोनों ने बराबर की थी, तो दोनों को बराबर मार्क्स दूंगा, मैं दोनों को 100% दे दूंगा। रिसर्च प्रोजेक्ट में क्योंकि चीजें अनसर्टेन होती है, तो इस ये चीज आपको भला बेनिफिट देगी। यहाँ तक समझ आ गई आपको? जी सर। ठीक है जी, मैं असाइनमेंट अपलोड कर रहा हूँ, उसको जल्दी से शुरू कर दें, प्रोजेक्ट ग्रुप बनाना शुरू कर दें। और जो रिसर्च प्रोजेक्ट करना चाहते हैं, ये जो प्लास्टिक क्लासिफिकेशन का है या कोई और, वो मुझे मैसेज कर दें, मैं उनको प्रोजेक्ट असाइन करूंगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज सर। अल्लाह हाफिज सर। अल्लाह हाफिज सर।